संविधान के ऊपर हर हमला, सबसे पहला जो उसका अटैक होगा, जो सबसे पहला हमला होगा वो मुसलमानों पे होगा। लूट मचाना शुरू कर दे, मस्जिदें लूट लें, कब्रिस्तान लूट लें, दरगाहें लूट लें, खानका लूट लें, अजमेर शरीफ दरगाह लूट लें, बरेली शरीफ की दरगाह लूट लें, ये सब लूट लें अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग। नायडू जी पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं, मैं बोलूँगा तो मुझे भी शर्म आ जाएगी। नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के लिए क्या क्या बोल चुके हैं, मैं अपने लफ्ज़ों से बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। लोकसभा में कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया गया और इसको लेकर के से जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो भी एक तरीके से गठित कर दी गई है, उस तक बिल को भेज दिया गया है इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए, क्योंकि बिल जैसे ही पेश हुआ उसके बाद से सदन से लेकर सड़क पर हंगामा नज़र आ रहा है। इस बिल के खिलाफ कई आवाज़ें खड़ी हो चुकी हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी है। सर, किस तरीके से इस बिल को देखते हैं? क्या वक्फ बोर्ड का अब समय ख़त्म हो चुका है जिस तरीके से बिल लाए? सरकार तो संविधान ही ख़त्म करने के लिए कार्य कर रही है, तो कोई भी संविधान को ख़त्म करने के लिए कार्य किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट मुस्लिम समाज ही होता है, क्योंकि उससे वो समाज को बांटने का काम भी साथ साथ कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक गलती इनसे ये हो गई कि अभी अभी रिजर्वेशन की जजमेंट जो सरकार ने बहस करके ली है, जिसमें सरकार की मंशा ये साफ़ हो गई कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का आरक्षण जो है छीन लेना चाहती है, उनके समाजों को बांट देना चाहती है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज भी एकदम जाग गया है, और ये सब शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों या मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हों, जब संविधान बन रहा था ये सब माइनॉरिटी कैटेगरी में आते थे, यानी कि अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते थे। तो सरकार को ये नज़र आ रहा था कि ये सब अल्पसंख्यक अगर एक हो गए तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और वो अब एक होने की एक तरह से कगार पर हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध। तो सरकार को इस बात से डर लगा एक तो। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, क्योंकि वो उनकी राजनीति, क्योंकि वो मुस्लिम समाज को नाराज़ नहीं कर सकते अपने अपने राज्यों में, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई होगी। सरकार को नज़र आया होगा कि अगर इन दोनों पार्टी ने अगर अपना समर्थन एक्चुअली वापस ले लिया या वोट नहीं दिया और एब्सेंट हो गए तो सरकार तो गिर जाएगी, और सरकार गिर गई तो आंदोलन रिजर्वेशन का खड़ा हुआ है एकदम सामने, तो सरकार को बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए डर के अभी वक्ती तौर पे किया है। अब ये फिर कोशिश करेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, ये सब आपस में लड़ लें एक बार। जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट समाज को बांटने की लड़ाई शुरू हो जाएगी इनकी, तो ये फिर हमला सबसे पहले वक्फ बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद एससी कमीशन पे करेंगे, उसके बाद एसटी कमीशन पे करेंगे, और ओबीसी कमीशन पे करेंगे ही करेंगे। मंशा क्या है कि वक्फ बोर्ड की पावर पे एक तरीके से कैंची चलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि अधिकार छीनना नहीं बल्कि अधिकार हम दे रहे हैं, महिलाओं को उसमें दे के भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो पहले ही अधिकार विहीन है। 2013 का जो कानून में अमेंडमेंट आए थे, वो अमेंडमेंट में मेरी मदद लेके ही वो अमेंडमेंट्स आई थी, तो मैं उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है उसकी अमेंडमेंट्स को डाल उनको मजबूत करने के लिए। तो जो मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम हुआ है उसको सरकार जो है कमज़ोर करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू और जो दूसरे जिंदल वगैरह लोग हैं जो ट्राइबल्स की ज़मीन अभी लूट रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की ज़मीनें लूट रहे हैं, उन्होंने सरकार से ये कहा होगा कि हमें इस वक्फ के कानून के तहत भी ज़मीनें लूटने में कुछ मुश्किल आ रही है। जैसे अंबानी साहब का जो घर है वही वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, तो उसका भी केस चल रहा है, तो उन्हें भी थोड़ी और तकलीफ़ हो रही है। तो वो ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से तकलीफ़ें दूर हो जाएं और हम खुलेआम लूट मचाना शुरू कर दें, मस्जिदें लूट लें, कब्रिस्तान लूट लें, दरगाहें लूट लें, खानका लूट लें, अजमेर शरीफ दरगाह लूट लें, बरेली शरीफ की दरगाह लूट लें, ये सब लूट लें अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग। इन्होंने ये इसलिए कहा है कि थोड़ा सा कानून और चेंज कीजिए और इसको थोड़ा कम्युनल भी कीजिए स्थिति को, ताकि लोग का ध्यान भटके और हम ये ज़मीनें लूट के खा लें। ठीक है सर, हंगामा सदन के अंदर हो रहा है, कोई मुस्लिम विरोधी इस बिल को बता रहा है तो कोई बोल रहा है संविधान पर बड़ा हमला है। क्या वाकई में ये मुस्लिम विरोधी बिल आपको लग रहा है? ये संविधान की मुस्लिम विरोधी, देखिए संविधान के ऊपर हर हमला, सबसे पहला जो उसका अटैक होगा, जो सबसे पहला हमला होगा वो मुसलमानों पे होगा। ये बात आप समझ लें। जैसे CA NRC का जो हमला था नज़र आने के लिए मुसलमानों पे था, लेकिन उसका असली निशाना SC ST और OBC कम्युनिटी के लोग थे, क्योंकि उनके पास तो कोई ज़मीन का कागज़ होता ही नहीं। मुसलमानों के पास तो फिर भी कोई ना कोई कागज़ मिल जाएगा। तो जब कागज़ों की तलाशी की जाएगी तो सबसे पहले
जो जाएगी नागरिकता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जाएगी। इसी तरीके से अब जो सबसे पहला हमला धारा 14, धारा 19, 20, 21 और 25 पे जो हो रहा है, संविधान की मूलभूत भावना है, ये सबसे पहला हमला मुसलमानों पे होगा। ये किस्मत की बात है कि ये SC/ST एक्ट की जो जजमेंट आ गई तो लोगों को एकदम समझ में आ गई बात कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे कितना बड़ा हमला साथ के साथ हो रहा है। वरना जैसे ही ट्राइब्यूनल ख़त्म होंगे, जैसे ही वक्फ एक्ट ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, वैसे ही शेड्यूल कास्ट एक्ट ख़त्म किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी विभिन्न जजमेंट्स के तहत ऑलरेडी बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के सारे कानून कमज़ोर किए जाएंगे, वैसे ही पेशा एक्ट कमज़ोर किया जाएगा। और तो ये पहला हमला जो भी मुसलमानों पे होता है, सारे कमज़ोर वर्गों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये हमला है दरअसल मुसलमानों पे ना होके उनके ऊपर। लेकिन सर एनडीए के सहयोगी हैं नीतीश बाबू, उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह सदन में कहते हैं कि आपको संस्थान और मस्जिद में फ़र्क समझना होगा। ये संस्थान है, मस्जिद नहीं, मुसलमानों की मस्जिद पर ये हमला नहीं है। इस तरीके की बात कहते हुए सुनाई दी। तो ठीक है ना, फिर बिल पेश करा दें और वोट दे दें उसके लिए। इसीलिए लेकिन समर्थन तो उन्होंने कर दिया। एनडीए में जो भी सहयोगी है जिनकी राजनीति मुसलमानों पे टिकी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समर्थन किया है ये दुनिया को दिखाने के लिए हुआ। ये दरअसल समर्थन होता तो सरकार ये बिल पेश करती, और ये बिल पेश करती तो अगर वो समर्थन ना दे पाते तो सरकार का एक बिल गिरता, यानी कि सरकार गिर जाती। सर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल फॉरवर्ड कर दिया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि वहाँ पर जो सरकार होती है, जो सरकार में लोग होते हैं, उन्हीं का ज़्यादा जो है बातें सुनी जाती हैं। तो आपको नहीं लगता बिल पेश भी हो जाएगा और जो नकेल कसने की यहाँ पे कोशिश हो रही है वो हो जाएगी? देखिए, ये बात तो सरकार ने सिर्फ अपनी सरकार गिरने से रोकी है। ये अगर रुकना है, जैसे ही सरकार, देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है मुझे पता है सीख तरीके से। सरकार की सीधी प्लानिंग ये है कि चंद्रबाबू नायडू जी के MP तोड़ के अपनी तरफ ले आएँ, नीतीश जी के MP तोड़ के अपनी तरफ ले आएँ, और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं या दूसरे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जो लोग हैं जीत के आए हैं, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तोड़ के उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। जब उनके 272 की संख्या क्रॉस हो जाएगी, फिर वो किसी चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे, फिर वो किसी नीतीश कुमार को देखेंगे, वो किसी नवीन पटनायक जी को देखेंगे, जैसे उन्होंने शिवसेना के साथ किया, जैसे उन्होंने अकाली दल के साथ किया। ये तो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। वो करेंगे यही, और वो रुकेंगे तभी जब एक जन आंदोलन होगा जो मुस्लिम समाज, SC समाज, ST समाज, OBC समाज अपने रिजर्वेशन के मुद्दे को लेके, अपनी रक्षा के मुद्दे को लेके, अपने अधिकारों के मुद्दे को लेके, अपने वक्फ के मुद्दे को लेके एक साथ जॉइंट आंदोलन होगा। तब सभी पार्टियों को, RSS और BJP के खुले समर्थकों को छोड़कर ये करना ही पड़ेगा कि SC, ST, OBC को उनका 90% हक जो देश में है माइनॉरिटीज़ का, वो उनको दिया जाए। सर अब यहाँ पर जो मोदी सरकार है उसकी मजबूरी समझ में आती है कि एनडीए सहयोगी को रखना है, सरकार में बने रहना है। लेकिन जो एनडीए के सहयोगी है, चाहे वो पूरी तरीके से देखिए बिहार के मंत्री हो गए या फिर नायडू हो गए, उनकी क्या मजबूरी लग रही है कि वो ना SC, ST, OBC का जो आरक्षण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बोल रहे हैं, ना ही वक्त बोल रहे हैं। आपको मजबूरी नहीं समझ में आ रही कि वो क्या अपनी खुशी से मोदी जी को, जिन मोदी जी के बारे में नायडू जी पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं, मैं बोलूँगा तो मुझे भी शर्म आ जाएगी। नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के लिए क्या क्या बोल चुके हैं, मैं अपने लफ्ज़ों से बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। क्या क्या नहीं बोला। उनके साथ बैठकर वो और उनके पार्लियामेंट हॉल में पैर छू रहे थे नीतीश जी, तो वो साफ ED CBI नज़र आ रहा है। ED CBI की वजह से यही चंद्रबाबू नायडू जी का हाल है। ED CBI आपने देखा नहीं कितने लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, किस ने मजबूरी में या लालच में अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो ये मजबूरी है। और कह रहे राहुल गांधी जी ने जिस चक्रव्यूह की बात की थी कि चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, वही चक्रव्यूह लोगों पर है, इसी डर की जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सहमति दी जा रही है। चक्रव्यूह से ज़्यादा है। जब चक्रव्यूह था तो लोगों के पास फिर भी नैतिकता थी, कुछ ना कुछ नैतिकता थी। ये तो नैतिकता की सभी सीमाएं लांघ कर RSS और BJP काम कर रही है। उस समय जो कहा जाता है और जो लिखा है ग्रंथों में, वहाँ के लोगों में फिर भी कुछ लोग थे बोलने वाले, जो कि सभी पक्षों से बोलते थे एक दूसरे के खिलाफ कि ये धोखाधड़ी हो रही है। आज तो है ही नहीं, खुद अपने लोग। ये देखिए वक्फ के लिए समर्थन में कुछ मौलाना बोल रहे हैं। मतलब शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वक्फ जो एक्ट है, जो मस्जिदें, कब्रिस्तान और ये सब छीनने के लिए बना है,
जो वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करने के लिए बना है। जो सूफ़ी संतों की बात करके मोदी जी ने एक सूफ़ी सम्मेलन कराया था देश में, अभी कराया था ना, अभी पिछले इलेक्शन के टाइम पे। आज कह रहे हैं कि ये जो कब्रिस्तान हैं, ये मज़ार हैं, ये जो खानकाएँ हैं, ये जो दरगाहें हैं, ये तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। आज कह रहे हैं इनको वक्फ से अलग कर दो और इनको हम अधिग्रहण कर लेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह का अधिग्रहण हम कर लेंगे और खा जाएंगे, इस ज़मीन को अडानी को दे देंगे। बरेली शरीफ की दरगाह को, निज़ामुद्दीन की दरगाह को लेकर अडानी को दे देंगे। तो वही सूफी संत ये इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं, ये शेड्यूल कास्ट समाज में भी हैं, मुसलमानों में थोड़े ज़्यादा हैं, ये मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल लेती हूँ सर, आरक्षण का मामला हो या फिर वक्फ बोर्ड का, क्या लगता है इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं एनडीए सरकार की? देखिए, ये मुश्किलों में ही हैं और ये मुश्किलें दूर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी तोड़ेंगे और नीतीश कुमार जी की पार्टी तोड़ेंगे और ये छोटी पार्टियाँ तोड़ के अपने में मिलाएंगे और जन आंदोलन। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ईवीएम है, इन्हें जनता के वोट नहीं चाहिए। तो आखिरी इनका जो चक्रव्यूह है वो राहुल जी बोल नहीं पाए, वो मैं बोल रहा हूँ। तो चक्रव्यूह का सबसे बड़ा इनका हथियार है, जो एक तरीके से अकाट्य हथियार है, वो इनका ईवीएम है। देश की 90% जनता भी इनके खिलाफ वोट दे दे तो ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत सकते हैं। हमें ईवीएम का मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। ईवीएम का मुद्दा हर आंदोलन में होना चाहिए। जैसे ही ईवीएम खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगी और जैसे ही पेपर बैलेट से ईमानदारी से चुनाव होंगे, फिर मैं कह रहा हूँ पेपर बैलेट से भी बेईमानी हो सकती है लेकिन कम। पेपर बैलेट से जैसे ही चुनाव होने शुरू होंगे और ईमानदारी और पेपर बैलेट दोनों मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 1984 में जो 2 सीटें आई थी वही आएंगी। उससे ज़्यादा क्षमता उनके झूठ और डकैती और धोखे में है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं महमूद प्राचा, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे से और अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अब सरकार सदन के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो है अपना रहे। बहरहाल इन तमाम हथकंडों का अंजाम क्या होगा ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।